अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक का लास्ट टॉपिक एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है? जो वर्ड एरोबिक है इसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? रिस्पायरेशन का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस किया था। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है? जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड की, जिसके रिजल्ट में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है, जिसके रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, जो फूड होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज करता है। अब जो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये 3 स्टेप पे कंसिस्ट करता है। इसका फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस को हम एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है? द ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है? स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। ग्लूकोज हमारे पास है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड है। जब डिकम्पोज होता है तो हमें पायरुवेट देता है, जो कि पायरुविक एसिड देता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होकर हमें देता है 2 कार्बन कंपाउंड। हमारे पास जो रिस्पायरेशन हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें जो है लार्ज मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके स्मॉल मॉलिक्यूल देते हैं, जिसमें हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, इसके साथ साथ 2 NADH भी रिलीज होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जो 4 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो इसी प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो नेट गेन ऑफ ATP है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वो क्या है? वो हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलाइसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं द स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोज। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होकर हमें 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पायरुविक एसिड देता है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पर है? ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास इस ग्लाइकोलाइसिस में हमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। इसलिए जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं होती। सेकंड हमारे पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो स्टेप है वो हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हेनिस क्रेब ने डिस्कवर किया था। इस वजह से इस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द साइक्लिक प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी पायरुविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। इस दौरान हमारे पास जो पायरुविक एसिड होता है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, यानी कि जो फूड होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होकर हमें क्या देता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास जो पायरुविक एसिड बनता है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले क्या होता है? वो डिकम्पोज होकर हमें 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बनता है, क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले वो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटाइल को एंजाइम क्या करता है? ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है और सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास होता है, जिसके दौरान वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इसके साथ साथ इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो कोएंजाइम NAD है और FAD है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन
और FAD क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाते हैं इनटू NADH एंड FADH। तो क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जबकि हमारे पास जो कोएंजाइम है NAD और FAD ये रिड्यूस होकर NADH और FADH देते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे पास रिस्पायरेशन, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी होती है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही होती है। लास्ट हमारे पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो स्टेप है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The final step of aerobic respiration is in which the oxidation of reduced coenzyme A, NADH and FADH take place that produce glycolysis and that is produced in the glycolysis and Krebs cycle। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, हमारे पास क्रेब्स साइकिल के दौरान जो FADH बनते हैं और NADH बनते हैं उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि जो रिड्यूस FADH और NADH होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर हमें दोबारा से NAD और FAD देते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये हमारे पास लास्ट स्टेप है एरोबिक रिस्पायरेशन का। अब इस दौरान क्या होता है, हमारे पास जो NADH बने और जो FADH2 बने वो क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज के दौरान क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेशन का क्या प्रोसेस है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो NADH है और जो FADH है हमारे पास ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे पास सीरीज़ ऑफ ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन कैरियर को कहा जाता है साइटोक्रोम। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाईली एनर्जेटिक होते हैं जो कि ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब साइटोक्रोम से यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होते हैं तो एनर्जी लॉस करते हैं। ये एनर्जी कहाँ पर यूटिलाइज होती है, इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम द ADP। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें H2O मॉलिक्यूल देते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और जो FADH है और NADH है वो रिड्यूस होकर दोबारा से NAD और FAD में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप है एरोबिक रिस्पायरेशन के। फर्स्ट वन है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो में 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ 2 ATP मॉलिक्यूल भी जनरेट होते हैं। सेकेंड हमारे पास स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो पहले एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल को एंजाइम क्या करता है, वो क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हमारे पास जो एसिटाइल को एंजाइम है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ क्रेब्स साइकिल में जो FAD होते हैं और NAD होते हैं उसकी रिडक्शन होती है इनटू NADH एंड FADH2। लास्ट हमारे पास स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इस स्टेप में हमारे पास जो NADH होते हैं और FADH वो ऑक्सीडाइज होकर हमें हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू मूव करते हैं, साइटोक्रोम के थ्रू मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो एनर्जी जो है ATP के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाती है। ATP और पाई बॉन्ड क्या करते हैं, फॉस्फेट को क्या करते हैं, वो कंबाइन होकर इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और बनाते हैं ATP मॉलिक्यूल। इसके साथ ऑक्सीडेशन के दौरान जो हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है रिस्पायरेशन में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके साथ साथ हमारे पास टोटल जो है वो 38 ATP मॉलिक्यूल भी जनरेट होते हैं। 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होते हैं। इससे हमारे पास जो नेट गेन ऑक्सीजन ATP मॉलिक्यूल का है वो है 36। हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, जबकि 34 मॉलिक्यूल जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। जो 4 ATP मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं उनमें 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, तो हमारे पास नेट गेन जो ATP है वो ग्लाइकोलाइसिस में 2 है और 34 क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो हमारे पास जो टोटल ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जो नेट गेन है वो हमारे पास है 36 ATP मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो
NADH और FADH है वो भी रिलीज होते हैं जो कि ATP मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं। अब हम कंपैरिजन पढ़ते हैं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का। हम दोनों प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पता होगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो हमारे पास उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर हो, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल जो है 36 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में टोटल जो है वो हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जो नेट ATP होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है। इट इज़ द एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। वो इस दौरान होता है जब हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती, जैसे हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। इसके साथ साथ जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है इसके रिजल्ट में बहुत से प्रोडक्ट जैसे कि इथेनॉल और चीज़ वगैरह है वो, या योगर्ट है, वो किस दौरान बनते हैं, वो हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन के रिजल्ट में बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने बायो एनर्जेटिक में हमने बेसिकली 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस पढ़े, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो करती है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो हम कंपैरिजन देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क है। हमारे पास मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेकडाउन या फिर फॉर्मेशन ऑफ फूड होती है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो क्या, हमारे पास एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म कौन सा रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होकर हमें ग्लूकोज यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल देते हैं। रिस्पायरेशन हमारे पास कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज होकर हमें स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और कैटाबॉलिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब हमारे पास एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी या फिर फूड, यानी कि क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करके इनको स्टोर कर देते हैं। जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफर इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ATP, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जिसके रिजल्ट में ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इनका साइट ऑफ अकरेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि रिस्पायरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टाइम ऑफ अकरेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होता है लाइट की प्रेजेंस में, जबकि रिस्पायरेशन जो हमारे पास ऑल डे एंड नाइट ऑल टाइम होता है। इनके रॉ मटेरियल क्या होते हैं, रिस्पायरेशन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है एज अ रॉ मटेरियल, जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमारे पास इसके स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जबकि रिस्पायरेशन हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑक्सीजन जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जबकि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होता है, वो रिक्वायर होता है, इस्तेमाल होता है। आज हमारा यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक भी कंप्लीट हो गया। शुक्रिया।